अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान इस वक्त ख़बरों की जीनत बना है। ऐसा क्या हुआ ईरान में कि लोग सड़कों पर निकल आए, जिसके नतीजे में अमवात हुई, लोग ज़ख्मी हुए। ईरान पर अमेरिका ने हमला करने का भी ऐलान किया, फिर हमला ना हुआ। ईरान की करेंसी कोलैप्स कर गई है। इसी तरह के मज़ीद जो मौज़ूआत हैं उन पर हम बात करेंगे, और हमेशा की तरह इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वसीम राजा साहिब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह मौसम अच्छा हो हाँ गया है। जी, रियली। धूप निकल आई है, गर्मी सर्दी की शिद्दत में तो कमी हुई है, लेकिन ईरान में सर मौसम बड़ा गर्म हो गया है। क्या वजह बनी है ऐसी? लेकिन अभी तो वो जो दर्जा हरारत था उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। लेकिन इसकी जो उधर सिचुएशन एक डेवलप हुई थी, जो एहतजाज शुरू हो गए थे, उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये हम कहें कि वो सारे एहतजाज जो उधर हो रहे थे, इज़राइल या अमेरिका ने उसको ऑर्केस्ट्रेट किया था या मैनेज किया था, ये बिल्कुल जो है ना आधा सच है। वो ऑर्गेनिक एक प्रोटेस्ट था। लोग खुद निकले। वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आपके सामने, जो $1 है वो 14 लाख जो ईरानियन रियाल के बराबर चला गया। लोगों को बिजनेस करना, लोगों को सरवाइव करना उधर मुश्किल हो गया। तो लोग इस वजह से, अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से रोड पर निकले। लेकिन उस उन एहतजाज को हाईजैक कर लिया गया। आप अगर इस चीज़ को देखें कि जिस तरह अमेरिका की तरफ से ये डिमांड किया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, कि आप एहतजाजियों को शूट नहीं करेंगे, टारगेट नहीं करेंगे। इसके पीछे जो एक अमल जो कार फरमा था, जो हमें बताता है, वो ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे दाखिल किए गए थे जो इस एहतजाज को हवा दे रहे थे, जो जलती पे तेल का काम कर रहे थे। सर उस एहतजाज में किस टाइप के लोग थे? एक एक तो थे हुकूमत मुखालिफ। हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जो हुकूमत के हक में भी लोग एहतजाज कर रहे जी, वो ऐसा ही है, लेकिन वो बाद में लोग आए हैं। पहले तो ऐसे लोग थे जो मस्जिदों को जला रहे थे, इमाम बारगाह को जला रहे थे, जो लोगों की प्रॉपर्टी को जो है वो आग लगा रहे थे। ये वो लोग थे जो जो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट के, डीप स्टेट के लोग थे, मोसाद के लोग थे, सीआईए के फंडेड लोग थे, जो इस चीज़ को जो है ना इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मौजूदा जो ईरान में जो रजीम है, उसको उल्टाने के लिए, उसको जो है डी-सीट करने के लिए, अपने मुज़म्मम जो उनके जो अज़ाइम हैं उसको अचीव करने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये ऐसे लोग थे कि जो पेड थे, दे वर हायर्ड गन्स एक्चुअली। सर ये जो एहतजाज है ये 2025 के लास्ट में शुरू हुआ था। वो ये समझ रहे थे कुछ महंगाई और जो सियासी कुछ मामलात है उनकी वजह से, उनकी आप करेंसी की को भी देखें किस तरह कोलैप्स कर गई है। इस इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज़ें आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिस पे पाबंदियाँ हैं, जिस पे सैंक्शंस हैं। आप अपनी ऑयल को वो फ़रोख्त नहीं कर सकते, दुनिया से बिज़नेस नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल रिलेशंस उनके जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। पूरे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जो अमेरिकन जो अलाइड स्टेट्स हैं, वो जो ईरान को इंडिपेंडेंटली जो है ना फंक्शन करने की इजाज़त नहीं देते। तो जब इस सूरत हाल में ईरान की इकॉनमी कोलैप्स कर रही थी, अंडर प्रेशर थी, तो लोगों का तो रोड पे आना बनता था। तो कोई भी मुल्क में, किसी भी मुल्क के लोगों के पास एक उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एहतजाज करें, सर प्रोटेस्ट करें। ये जितने भी लोग थे, ये जो सड़कों पर थे, इन तमाम लोगों के बारे में अमेरिका ने ये कहा था कि इनके ऊपर सख्ती से इनके साथ ना निपटा जाए, या कोई खास किस्म के भी लोग थे? अब देखिए, जो पासदारान इनकलाब है, जो इनकी जो फोर्सेस हैं, उन्होंने जब कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया कि जो सैबोताज कर रहे थे, जो चीज़ों को आग लगा रहे थे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, कैप्चर किया जाए। अब जब देखें इस चीज़ को, आप थोड़ा-सा बिगर पिक्चर में देखें, तो जब अगर ये एहतजाज जारी रहते और सारी चीज़ें, जो रज़ा शाह पहलवी के जो बेटा जो अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको भी प्रिपेयर किया जा रहा था कि एट द 11th आवर उनको जो डिसएंगेज किया गया कि भई आपके साथ लोग नहीं हैं, आपका प्रो इज़राइल जो एक स्टेचर है, जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी इज़राइल के, जो आपके विज़िट्स हैं, उसकी वजह से आप सूटेबल नहीं हैं। लेकिन असल में जब एहतजाज को ईरान की गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया, और एक वो डटे रहे, वो उन्होंने जो ये कन्वे किया कि वो जो आप पोर्ट्रे कर रहे थे, एआई बेस्ड जो वीडियोस फैला रहे थे कि शायद जो खामनाई ईरान छोड़कर रशिया जा चुके हैं, वो सारा प्रोपेगेंडा झूठ साबित हुआ। और लेकिन जो उनकी लीडरशिप थी, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मैसेज दिया कि भाई वी आर टेकिंग आवर पोजीशंस,
हम रिटेलिएट करेंगे। अच्छा सर, इसी जगह पर कि अमेरिका ने ये कहा कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर हम जो है हमला करने वाले हैं। किस तरह के वो जो लोग थे एहतजाज कर रहे थे, उनको कह रहे थे भाई तुम लोग हम तुम्हारी मदद के लिए पहुंचने वाले हैं। तो सर 24 घंटे का टाइम दिया, फिर 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम हुआ है, अभी तक हमला नहीं हुआ, इसकी क्या वजूहात है? देखिए वो एग्जैक्टली जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो कह रहे थे कि जी हेल्प इज ऑन द वे, मदद पहुंच रही है, आप प्रोटेस्ट जारी रखें। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है प्रो गवर्नमेंट लोग भी बाहर निकल आए। जी। ईरानियन जो लीडरशिप है हम्म। उन्होंने लोगों से जो है ना कहा कि आप जो गवर्नमेंट के हमायती हैं वो भी रोड्स पे आएं। वो रियल सपोर्ट है, जो जो उनकी जो एक ग्राउंड बेस पे सपोर्ट है, वो बाहर जब लाखों की तादाद में लोग निकले हैं हम्म। तो एक क्लियर पिक्चर सामने आई कि वो जो पहले लोग थे वो नो डाउट के हजारों में थे, लेकिन असल जो सपोर्ट बेस है जिसकी वजह से मौजूदा रजीम अभी भी खड़ी है, उन लोगों के बाद बाहर बाहर आने के बाद सारी पिक्चर चेंज हो गई। अमेरिकन जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो मौजूदा रजीम है इट विल जो है ना इट विल क्लैप्स अंडर प्रेशर, ये इस सूरत हाल का जो सामना नहीं कर पाएगी, क्लैप्स कर जाएगी। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम है ईरानियंस का। 86 सेक्टर्स हैं इनकी आर्मी के, जो डिफरेंटली, जिस तरह आपने जून 2025 में देखा होगा कि जब इसराइल के हमलों के बाद जब ईरान के 7 से 8 सीनियर जनरल्स जब उस कैजुअलिटी बनी हम्म। तो सीन से वो हट गए, लेकिन विद इन 24 आवर्स उन्होंने दोबारा अपने आप को संभाला, कमांड नई लोगों ने ली और रिटेलिएट किया, हम्म। इसराइल को टारगेट किया। तो ये जो कैलकुलेशंस थी ना इसराइल की, अमेरिकन इंटेलिजेंस की, बेसिकली वो गलत साबित हुई हैं, जिसकी वजह से। और सबसे बढ़कर जो जिस तरह उन्होंने कहा कि जिधर जिधर अरब अरब अरब्स जो लैंड्स हैं जहां अमेरिकन जो स्टेशंस हैं, अड्डे हैं, हम उनको जो है दे आर लेजिटिमेट टारगेट्स, हम बिल्कुल, उनको उन्होंने सर टारगेट कहा था करेंगे। कि कतर की ज़्यादा खतरा था, कतर की तरफ से हमला होगा, अमेरिकन जो फौजी अड्डे हैं वहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा था हम जहाँ से भी हमला होगा हम उनके फौजी अड्डे जो हैं उनको टारगेट करेंगे। तो सर अगर इस तरीके से बड़ा कोई हमला हो जाता है सर, खित्ते के लिए भी तो बहुत ज़्यादा मसला नहीं है? एग्जैक्टली, और ये एक सबसे बड़ा एक जो प्रेशर था जो खित्ते के जो ममालिक हैं, खलीज के ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, जो कतर, वो समझ रहे हैं। और ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसके पीछे बिहाइंड द सीन एजेंडा क्या है। बिहाइंड द सीन जो इसराइल का जो एजेंडा है वो ग्रेटर इसराइल है। आप इस चीज़ को देखें कि ग्रेटर इसराइल का जो इनका एक ड्रीम है, इसराइल जो जायनिस्ट जो लोग हैं वो समझते हैं कि जो सऊदी अरेबिया, जो शाम, ईरान, और जो लेबनान, जॉर्डन के जो एरियाज हैं, ये सारे दे बिलोंग टू इसराइल। ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो है ना हमें दिए गए हैं, इनका ताल्लुक इसराइल से है और ये हम इनको वापस वापस लेंगे। लेंगे। अब जब इस इन ममालिक ने देखा कि ईरान ने कहा कि हम जो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, इन अड्डे हैं, जो अमरीकी अड्डे हैं, इन पे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंकेंगे, तो मौजूदा सूरत हाल को जो भांपते हुए सऊदी अरब ने कहा कि हम अपना अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल की जाए ईरान ईरान के खिलाफ। इन द सेम वे दूसरे कंट्रीज ने भी इस चीज़ से जो है ना हाथ खींच लिया। तो अमेरिका को लगा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है ना इन द लॉन्ग रन चाहिए होंगे। ईरान की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए हम रिमोटली नहीं कर पाएंगे, अमेरिकन फौजी उतारने पड़ेंगे। और आपको पता है अमेरिकी बूट्स जो है ना वो कभी भी वो जो है इतनी आसानी से, वो अफगानिस्तान में 20 साल रहकर उन्होंने देख लिया है कि बूट्स के साथ अगर आप उधर आपकी फिजिकल प्रेजेंस है तो इट्स नॉट सेफ, फिर आपको जो है ना फेस सेविंग नहीं मिलती उसमें। सर अगले कुछ दिनों में, क्योंकि ईरान का पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर है, अगले दिनों में अगर ईरान पर अमेरिका हमला कर देता या अगले दिनों में कर देता है, तो सर इस पोजीशन में आप पाकिस्तान को कहाँ पर देख रहे हैं? पाकिस्तान का क्या किरदार होगा इस तमाम देखिए, मामला मैं में? पाकिस्तान की सारी जो सिनेरियो में जो पोजीशन होनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से जो सिचुएशन होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बड़ा क्लियर हूँ। वो कहते हैं ना कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। तो आप अपने दोस्तों को बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते। आप जरूर डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में हो सकते हैं, हम्म। उन्होंने 7 8 10 दफा आपकी तारीफ की है हम्म। कि जी ठीक है, पाकिस्तान जो है ना जो माय फेवरेट फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की है, ये उनकी तारीफ करते हैं। तो कहते हैं ना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, तो आप एक दूसरे की। लेकिन देखें, वो कहते हैं ना कि जो अमेरिका का जो दुश्मन होना बुरी बात है,
लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे भी ज्यादा बुरी बात है। तो हम्म। आपको इसमें पिक एंड चूज करते हुए देखना होगा कि एक तरफ आपका हमसाया है, दूसरी तरफ वो अमेरिका है विच इज अनप्रडिक्टेबल, अनरिलायबल फ्रेंड। आप उन पे जो डिपेंड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान अगर आप देखें तो ईस्टर्न फ्रंट पे आपका रवायती दुश्मन है भारत, जो जी। आपकी एग्जिस्टेंस का दुश्मन है, जो हम्म। आपको ग्रेटर हम्म। अखंड भारत के तहत आप पे को हजम करना चाहता है। इन द हम्म। सेम वे इसराइल ग्रेटर इसराइल चाहता है, तो इंडिया ग्रेटर भारत चाहता है, अखंड भारत चाहता है। हम्म। आपके वेस्टर्न फ्रंट पे आपके जो अफगानिस्तान है उससे भी आपके ताल्लुकात जो हैं बिल्कुल कशीदा हैं। तो अगर ईरान में मौजूदा रजीम खत्म हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां जो इस्लामिक इनकलाब को लोग रिप्लेस करेंगे वो कौन होंगे? वो प्रो इसराइल होंगे, वो प्रो अमेरिका होंगे। और वो जब प्रो अमेरिका और प्रो इसराइल होंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी प्रो इंडिया एज वेल। तो वो बिल्कुल। इंडिया के भी प्रो के साथ मिलकर तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बॉर्डर तक ये लोग अमेरिकन, इसराइल और इंडियन फोर्सेस आ जाएंगी और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अगले प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को इसके बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमने ट्रंप की जो हवाई दोस्ती है उसकी बजाय अपने नेबर का साथ देना है, मौजूदा रजीम को सरवाइव करने में सपोर्ट करना है। ये पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया सर। चले, हमने ईरान और अमेरिका के बारे में बात की, थोड़ा सा अपने मुल्क के बारे में कर लेते हैं। जैसे अभी एक अपोजिशन लीडर जो है उसका मामला है। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी साहब ने पहले केपीके में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया, फिर पंजाब आए, पंजाब के बाद फिर वो कराची गए। कराची के दौरे को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, कराची का दौरा तो आप जब पंजाब का जो सारा जो पैनिक देख रहे थे, जो काम पे टांग रही थी जो पंजाब के हुक्मरानों की, तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट था। हालांकि बीच में वो भी पैनिक हुए जब उन्होंने देखा कि जो लोग हैं ओवरवेलमिंगली जो है सुहेल अफरीदी को जो है वेलकम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो मैसेज को बाय कर रहे हैं। तो सिंध हुकूमत ने भी कुछ पाबंदियां लगाई, लेकिन एंड ऑफ द डे जो मज़ार कायद पे जो उन्होंने मजमा इकट्ठा किया, जिस तरह लोगों से उन्होंने एंगेज किया, जिस तरह इमरान खान के मैसेज को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, और जिस डिटर्मिनेशन के साथ, एनर्जी के साथ, एक्टिविज्म के साथ, वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनकी जो ट्रेनिंग हुई है ना, वो चीज़ नज़र आ रही थी। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें एक कंप्लीटली एक सक्सेसफुल टूर था वो कराची का। और उसके बाद देखें कि जिस तरह वेरी नेक्स्ट डे वो एक जो सियासी कारकुन की शहादत की वजह से वेरी नेक्स्ट डे कराची को दोबारा विजिट करते हैं, दोबारा आप वो केपी से इस्लामाबाद जो कराची जाते हैं। तो इट्स वेरी अनप्रेसिडेंटेड, इसकी आपको नज़ीर नहीं मिलती कि इस लेवल की आपकी जो एक बॉन्डिंग हो, जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, सियासी कारकुनों के साथ ये पैशन हो, और इस तरह की आपका डिटर्मिनेशन हो, ऑनेस्टी हो, इंटेग्रिटी हो, कि आप अपनी काज, अपने मिशन और अपने लीडर के जो दिए हुए टास्क को किस तरह आप लेकर चलते हैं। सर दैट इज आई रियली अप्रिशिएट इट। सर बस इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ हम गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि वो एक स्टूडेंट लीडर था, उसने इस मूवमेंट, जो स्ट्रीट मूवमेंट है, उसको उसने शुरू किया। तो क्या उसको चाहिए नहीं कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट्स होती हैं, स्टूडेंट की जो सोसाइटीज़ बनती हैं जिस पे पाबंदी लगी है, उसको ख़त्म कर दिया जाए? देखें, वो पाबंदी तो मेरा ख्याल है कि आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी असेंबली पे पाबंदी है। 144 इज एवरीवेयर। आप आम लोग जिनका कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है, राइट टू असेंबली, कि आप कहीं भी इकट्ठे होकर अपनी बात कर सकते हैं, आप अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, मज़ाहमत कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे जो आप पूछ सकते हैं, उस पर पाबंदी है। तो स्टूडेंट्स को ये कैसे अलाउ करेंगे? हालांकि स्टूडेंट्स यूनियन ने बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए जिन्होंने आगे जाकर जो नेशनल पॉलिटिक्स में अपना जो रोल अदा किया। लेकिन अब देखें ना कि आज पढ़े लिखे लोग, जो लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स इट्स अ डर्टी गेम, इट्स नॉन ऑफ माय बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हालांकि ये उनका काम है। जब आप अपनी स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस जो है, वो अरिस्टोटल ने कहा था 2500 साल पहले कि इफ यू डू नॉट टेक पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स यू विल एंड अप रूल्ड बाय इंफीरियर पीपल। अगर आप अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेते
तो आप जो है उन लोगों वो लोग आपके हुक्मरान बन जाएंगे वो जो वाकई डिज़र्व नहीं करते, जिनके पास विजन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जिनकी ट्रेनिंग नहीं है। तो पाकिस्तान का यही सिचुएशन है कि जो लोग हमारे हुक्मरान हैं, जो रूलर हैं, उनके पास विजन नहीं है, वो पॉलिटिक्स में आए हैं, वो उनका बिजनेस है, उनका प्रोफेशन है, वो किसी सर्विस के लिए, खिदमत के लिए नहीं आए। तो आपका सवाल जो है, क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है। जो स्टूडेंट्स को अमली जो सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन स्टडी की बेस पर, जो आपकी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमी के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड जो आपकी क्लास है, जब तक वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगी, पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं वो मेरा ख्याल है कि वो हल होते नज़र नहीं आ रहे मुझे। हम्म, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। जी तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपका भी इस तमाम सूरत-ए-हाल और ये जिस तरह ईरान और अमेरिका के साथ हो रहा है, इस पर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम उसका जवाब देंगे।